मैं कभी नहीं सोच सकता था कि एक क्रिसमस डिनर में मेरा अपना बेटा मुझे इतनी क्रूरता से अपमानित करेगा। पूरे परिवार के सामने उसने मुझे जबरदस्ती धक्का दिया ताकि उसका ससुर मेरी जगह मेज पर बैठ सके। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उस रात उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। अगले दिन जागने पर उसके लिए 47 मिस्ड कॉल्स इंतजार कर रही थीं, क्योंकि परिणाम हमेशा तब आते हैं जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले याद रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम हर दिन नई कहानियां साझा करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें किस शहर से देख रहे हैं। मेरा नाम मैनुएल ऑर्तेगा रुइज है। मेरी उम्र 68 साल है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी शून्य से एक साम्राज्य बनाने में लगा दी। 5 साल पहले मैंने अपनी पत्नी रोजा को खो दिया और तभी मुझे लगा कि मेरा बेटा डिएगो मेरी सबसे कीमती चीज है। लेकिन यह भ्रम 24 दिसंबर 2024 की रात टूट गया। मैं डिएगो के घर पहुंचा, दिल उम्मीद से भरा हुआ। मैं अपने पोते पोती जेवियर और इसाबेल के लिए तोहफे लाया था, साथ ही एक शराब की बोतल भी जो मैंने वर्षों से किसी खास मौके के लिए संभाल कर रखी थी। घर सोने की लाइटों से जगमगा रहा था और भेड़ के मांस की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। सब कुछ एक परफेक्ट शाम का संकेत दे रहा था। दादा मैनुएल, बच्चों ने मेरे पास दौड़ते हुए चिल्लाया। 15 साल के जेवियर अब मुझसे ऊंचे हो चुके थे, जबकि 12 साल की इसाबेल अब भी मेरे गले से लिपट जाती थी जैसे वह छोटी थी। वे सच्चे आलिंगन उस रात की एकमात्र वास्तविक चीज थे। मेरी बहू टेरेसा ने मुझे एक दिखावटी शिष्टाचार के साथ अभिवादन किया। उसकी नजर में हमेशा कुछ ऐसा होता था जो मुझे ऐसा महसूस कराता कि मुझे मापा जा रहा है, जैसे हर शब्द पर नजर रखी जा रही हो। अच्छा हुआ आप समय पर आए, मैनुएल, उसने कहा। डिएगो रसोई से बाहर आया, लेकिन उसका अभिवादन ठंडा और भावहीन था। हेलो पापा, कोट वहीं छोड़ दे, उसने कहा, जैसे मैं कोई आम मेहमान हूं। मेज 8 लोगों के लिए सजी थी, हालांकि हम केवल 6 थे। क्या हम किसी और का इंतजार कर रहे हैं? मैंने खाली सीट देखकर पूछा। हां, मेरे पिताजी थोड़ी देर में आएंगे, टेरेसा ने कठोर मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह एंटोनियो मोरेनो जिमेनेज की बात कर रही थी। 72 साल के एक व्यवसायी जो वर्षों से मेरे मौन प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। जैसे ही वह आए, डिएगो का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। सेवा भावपूर्ण, सतर्क, लगभग आदरपूर्वक। डॉन एंटोनियो, आपको यहां देखकर सम्मान की बात है, कृपया आएं। उसने उतना उत्साह दिखाया जितना उसने मुझसे कभी नहीं किया। मैं अपनी हमेशा की जगह पर बैठ गया, डिएगो के पास मेज के सिर पर, वही जगह जो रोजा के निधन और समारोहों के उनके घर जाने के बाद से मेरी थी। लेकिन तभी मेरे बेटे ने मुझे इतनी ठंडक से देखा कि मेरी रगों में जमी हो गई। पापा, कृपया वहां से उठ जाए, यह सीट डॉन एंटोनियो के लिए है। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। डिएगो, यह हमेशा मेरी जगह रही है, यह मेरे परिवार में मेरा अधिकार है। कमरे में चुप्पी छा गई। टेरेसा ने नजरें नीचे कर ली, बच्चे ठहर गए और एंटोनियो चुपचाप एक अजीब संतोष के साथ देख रहे थे। पापा, चीजों को जटिल मत बनाइए, हिल जाइए, डिएगो ने कठोरता से कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहां क्या हो रहा है, मैंने कहा, जब तक मुझे उसके हाथ मेरे कंधों पर नहीं लगे। डिएगो ने मुझे इतना जोर से धक्का दिया कि मैं सभी के सामने गिर पड़ा। 68 साल की उम्र में मेरा कमजोर शरीर उस धक्के को सहन नहीं कर सका और मैं सबके सामने जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद का सन्नाटा असहनीय था। मेरे पोते पोती ने मेरा नाम पुकारा, टेरेसा ने हाथों से मुंह ढक लिया और एंटोनियो की आंखों में मैंने कुछ देखा जिसने मेरी रगों में ठंडक पैदा कर दी, संतोष। फर्श पर दर्द और अपमानित महसूस करते हुए मैंने वह वाक्य सुना जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। यह सीट मेरे ससुर के लिए है, उठ जाओ। उसी क्षण मेरा गर्व टूट गया और मेरे बेटे की छवि भी। जो प्यार मैंने जीवन भर उसके लिए महसूस किया, वह एक पल में ध्वस्त हो गया, जैसे ताश के पत्तों का महल। बच्चों ने मुझे उठने में मदद की।
चेहरा आंसुओं और भ्रम से भरा हुआ। मैं ठीक हूं छोटी, मैंने इसाबेल को उसके बाल सहलाते हुए फुसफुसाया, हालांकि सच कुछ और था। भीतर एक तूफान उठ रहा था। डेगो ने शांति से मेज पर बैठ गए, जबकि एंटोनियो मेरी जगह पर बैठे जैसे वह हमेशा से उनका था। टेरेसा ने नर्वस होकर डिनर परोसा, मेरी ओर देखकर बचती रही। मुझे एक द्वितीय स्थान पर बैठना पड़ा, जैसे मैं अपने ही परिवार में अजनबी हूं। पूरे डिनर के दौरान मैंने देखा कि डिएगो एंटोनियो के साथ वैसा आदर दिखाता है जो उसने मुझसे कभी नहीं किया। टेरेसा ध्यान से उस आदमी के हर शब्द को सुन रही थी जो अब मेरी जगह पर था, और मेरे पोते पोती मुझे उदासी भरी नजरों से देख रहे थे। यह समझ नहीं पाते कि उनके पिता ने मुझे क्यों अपमानित किया। तभी मैंने वह निर्णय लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। डिनर असहनीय तनाव में बीता। हरने वाला मुझे धोखा जैसा लग रहा था, और डिएगो और एंटोनियो की हर साझा हंसी मेरे भीतर चुभ रही थी। जेवियर और इसाबेल माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी पढ़ाई की बातें करते हुए, लेकिन उन्हें भी महसूस हो रहा था कि परिवार में कुछ अहम टूट गया है। मैं सामान्य स्थिति लौटाने की कोशिश करता रहा। जेवियर ने इस टर्म में शानदार अंक हासिल किए, मैंने कहा, लेकिन डिएगो मुझे देखे बिना ठंडे स्वर में बोला, अच्छा डॉन एंटोनियो, भेड़ का मांस कैसा लग रहा है? ऐसा लगा जैसे मैं अदृश्य हो गया हूं। मैंने 42 साल उस आदमी को पाला, उसे सिद्धांत और मूल्य सिखाए, उसे सब कुछ दिया जो मेरे पास था, और अब वह मुझे अपनी मेज पर एक परेशान करने वाले अनचाहे मेहमान की तरह व्यवहार कर रहा था। डिनर खत्म होने पर मैं चुपचाप उठकर बाथरूम जाने का बहाना बनाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। वे अपने ब्रांडी और बिजनेस की बातचीत में मग्न रहे, जिसमें विडंबना यह थी कि मैं, फैमिली कंपनी का संस्थापक, कोई महत्व नहीं रखता था। मैं धीमी चाल से बाथरूम तक गया, दरवाजा बंद किया और आईने में खुद को देखा। मैंने जो देखा वह एक ऐसा आदमी था जिसकी आंखें लाल थीं, न तो दुख से बल्कि एक ठंडी क्रोध से जो दृढ़ संकल्प में बदल रही थी। मैंने अपना फोन निकाला और उन नंबरों को डायल किया जो मुझे याद थे। पहली कॉल मेरे भरोसेमंद वकील एडुआर्डो रामिरेज सोटो को की। मैनुएल, क्रिसमस ईव है, इतनी जल्दी क्या मामला है? उसने नींद भरी आवाज में पूछा। एडुआर्डो, कल ही मैं चाहता हूं कि तुम सभी दस्तावेज तैयार करो जिनसे डिएगो को कंपनी में दिए गए सभी अधिकार रद्द हो जाए। पूरी तरह से सभी, मैंने दृढ़ता से कहा। दूसरी ओर सन्नाटा छा गया। क्या आप सुनिश्चित हैं? इसका मतलब होगा। मैं पूरी तरह जानता हूं इसका क्या मतलब है। साथ ही उसके नाम पर मौजूद सभी गारंटी रद्द करें, घर, कार, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ। मेरे बेटे ने मुझे दिखा दिया कि वह असल में कौन है। अब मेरी बारी है कि उसे दिखाऊं कि मैं कौन हूं। दूसरी कॉल मेरी लेखाकार और वित्त निदेशक कार्मेन विडाल हेर्रा को की। कार्मेन, इस समय परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मुझे चाहिए कि आप कल डिएगो के साथ सभी संयुक्त खाते फ्रीज कर दें और उसके वेतन और कार्यकारी लाभ रोक दें। क्या कोई कानूनी समस्या है, डॉन मैनुएल? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। नहीं कार्मेन, मैं सिर्फ वही वापस ले रहा हूं जो हमेशा मेरा रहा है, मैंने जवाब दिया। तीसरी कॉल सबसे निर्णायक थी। मैंने रोड्रिगो फर्नांडिस मोरालेस का नंबर डायल किया, जो कंपनी के पहले दिनों से मेरा दाहिना हाथ रहा है। रोड्रिगो, इस समय के लिए माफ करना। कल सुबह मुझे चाहिए कि तुम डिएगो की सभी चीजें उसके ऑफिस से निकाल दो। क्या आप उसे निकालना चाहते हैं बॉस? उसने सावधानी पूर्वक पूछा। बिल्कुल, अब वह कार्यकारी निदेशक नहीं है। कल से तुम इस पद को संभालोगे। तुरंत बर्खास्तगी का पत्र तैयार करो। उचित कारण, पूरी तरह से विश्वास खोना, समझे? हाँ, डॉन मैनुएल। और कुछ? हाँ, मैंने कठोर आवाज में कहा। उसके डेस्क पर एक नोट छोड़ो जिस पर लिखा हो, यह ऑफिस तुम्हारे लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह पूरी तरह समझे कि इसका क्या मतलब है। कॉल करने के बाद मैं कुछ मिनट और बाथरूम में रहा, अपने दिमाग में हर कदम व्यवस्थित करते हुए। मैं बदला नहीं लेना चाहता था, मैं न्याय चाहता था।
दशकों तक मैंने अपनी जिंदगी एक व्यावसायिक साम्राज्य बनाने में लगा दी थी, समय, ऊर्जा और व्यक्तिगत पल बलिदान करके। मैं दिन के 18 घंटे काम करता रहा ताकि अपने परिवार को आरामदायक जीवन दे सकूं। और अब मेरा अपना बेटा मुझे दिखा रहा था कि यह सब प्रयास उसका बुनियादी सम्मान भी पाने के योग्य नहीं था। मैं खाने की जगह पर लौटा, चेहरे पर शांत मुस्कान रखी जो भीतर उबल रही तूफान को छुपा रही थी। वयस्कों की बातचीत चल रही थी जैसे मैं अदृश्य हूं। यूरोपीय बाजार बहुत अस्थिर हैं, एंटोनियो ने अपने कॉन्याक का गिलास घुमाते हुए कहा। बिल्कुल, डिएगो उत्साहित होकर बोला। इसलिए हमें लगता है कि हमारी कंपनियों का विलय बहुत फायदेमंद होगा। शब्द विलय मुझे बिजली की तरह लगा। वे मेरी कंपनी, मेरे जीवन के पूरे प्रयास को एंटोनियो की कंपनी के साथ जोड़ने की योजना बना रहे थे, बिना मुझसे पूछे। विलय? मैंने मापी हुई आवाज में पूछा, हर शब्द को नियंत्रित करते हुए। डिएगो ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसने भूल ही गया कि मैं अभी भी वहां हूं। हाँ पापा। डॉन एंटोनियो और मैं कंपनी के लिए नए अवसरों के बारे में बात कर रहे थे। उसने अहंकार के साथ कहा जो मैंने कभी उसके अंदर नहीं देखा। तकनीकी रूप से। मैंने धीरे धीरे दोहराया, शब्द का आनंद लेते हुए। तुम कार्यकारी निदेशक हो। समझ गया। एंटोनियो ने धीमी और मापी हुई आवाज में हस्तक्षेप किया। मैनुएल, आपको समझना चाहिए कि आधुनिक व्यवसायों में नए विचारों की जरूरत होती है। डिएगो के पास नवीनतम प्रस्ताव है। मुझे इस पर पूरा विश्वास है, मैंने बाहर से शांत रहते हुए जवाब दिया, जबकि अंदर हर शब्द को भविष्य के हिसाब किताब के लिए नोट कर रहा था। बच्चे मिठाई के बाद अपने कमरे में जा चुके थे, ड्रामा से अनजान। टेरेसा अपने आप ही प्लेट्स उठा रही थी, स्पष्ट रूप से असहज, लेकिन पुरुषों की बातचीत में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए, मैंने अंततः कहा, उस साइड चेयर से उठते हुए जहां मुझे रखा गया था। बिल्कुल पापा, आराम करें, डिएगो ने अपने सिगार से नजर उठाए बिना जवाब दिया। मुझे दरवाजे तक छोड़ने की जहमत तक नहीं उठाई। जावियर ही था जो मुझे सुनकर सीढ़ियां दौड़ते हुए नीचे आया। दादा, क्या आप जा रहे हैं? मैंने सोचा था आप थोड़ी देर और रुकेंगे, हमेशा की तरह। नहीं छोटे, आज रात मुझे महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं, मैंने जवाब दिया। डिनर के बारे में उसका सवाल मेरे दिल को छू गया। क्या तुम्हें जो हुआ उसके कारण गुस्सा है? मैं गुस्सा नहीं हूं जावियर, मैं निराश हूं। कभी कभी निराशाएं हमें सबसे कड़ी सच्चाइयां सिखाती हैं। तुम अभी नहीं समझते बेटा, लेकिन जल्द ही समझोगे। याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं घर से निकलते हुए आश्चर्यजनक रूप से मुक्त महसूस कर रहा था। दिसंबर की ठंडी हवा मेरे फेफड़ों में घुल गई जब मैं अपनी कार की ओर बढ़ा। इंजन स्टार्ट करने से पहले मैंने आखिरी कॉल करने के लिए फोन निकाला। नोटारियो लोपेज, मैं मैनुएल ओर्तेगा हूं। क्रिसमस ईव में परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मुझे कल ही अपने वसीयत में बदलाव करना है। यह बेहद जरूरी है। जैसे ही मैं अपने घर की ओर ड्राइव कर रहा था, मेरे चेहरे पर मुस्कान बनना शुरू हो गई। डिएगो ने सोचा कि वह स्थिति पर नियंत्रण रखता है, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण बात भूल दी थी। मैं ही वह था जिसने खेल का बोर्ड बनाया था, और कल वह असली नियम जान जाएगा। मैं आधी रात के करीब घर पहुंचा। सोना मेरे मन में सबसे अंतिम चीज थी। जबकि बाकी मैड्रिड क्रिसमस मना रहा था, मैं अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। मैंने अपने दफ्तर की सारी रोशनियां जला दी और ओक की मेज पर वे कानूनी दस्तावेज फैला दिए जो मैंने 4 दशकों के काम में जमा किए थे। मेरी पहली काम यह था कि मैं कंपनी के अनुबंधों को बारीकी से जांचूं। मुझे उस बात की पुष्टि करनी थी जो मैं पहले से शंका कर रहा था। डिएगो का कंपनी में कभी वास्तविक हिस्सेदारी नहीं थी। उनका कार्यकारी निदेशक का पद केवल मेरी नियुक्ति पर निर्भर था, किसी अर्जित अधिकार पर नहीं। उसकी सारी सत्ता मेरी इच्छा की शर्तों पर थी, और वह इच्छा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं फाइलें और फोल्डर देख रहा था, तभी मेरा फोन बजा।
यह कारमेन मेरी लेखाकार थी। डॉन मैनुएल, हमने पिछली बातचीत के बाद से खातों की जांच की है। ऐसी कुछ गंभीर बातें हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। बताइए कारमेन, मैंने कहा। डिएगो ने कंपनी के गारंटियों का इस्तेमाल व्यक्तिगत खर्चों के लिए अपेक्षा से कहीं अधिक रूप में किया है। वह अपार्टमेंट जिसकी मॉर्गेज है 600,000 यूरो, उसका स्पोर्ट्स कार 120,000 यूरो और कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड्स पर व्यक्तिगत खरीदारी 200,000 यूरो से अधिक है। यह खबर मुझे जोर से झकझोर गई। क्या वह किसी भुगतान में डिफॉल्ट में है? कई भुगतान लंबित हैं, बिना गारंटी के। उन्हें तुरंत क्रियान्वित किया जाएगा। बैंक्स कल से जब्ती शुरू कर देंगे अगर कोई गारंटी नहीं दी गई। ठीक है, सूर्योदय पर सभी गारंटियों को रद्द कर दीजिए, मैंने दृढ़ स्वर में आदेश दिया। क्या आप सुनिश्चित हैं डॉन मैनुएल? इससे उसकी वित्तीय स्थिति तबाह हो जाएगी, कारमेन ने पूछा। हाँ, मेरे बेटे ने एक बहुत अधिक मूल्यवान चीज बर्बाद कर दी है, हमारा रिश्ता। अब वह सीखेगा कि हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं। फोन काटने के बाद मैं दस्तावेजों की जांच करता रहा जब तक मुझे वह नहीं मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। डिएगो के रोजगार अनुबंध। मेरी कंपनी ऑर्टेगा कंस्ट्रक्शंस एसएल डिएगो को मासिक 8,000 यूरो वेतन देती थी। साथ ही कंपनी कार, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, प्रतिनिधित्व व्यय और वार्षिक लाभ में हिस्सेदारी जैसे लाभ भी मिलते थे। ये सब कुछ घंटों में गायब होने वाला था। 3 बजे सुबह मैंने रोड्रिगो को फोन किया। बॉस, मैं आपकी बात सोच समझकर नहीं सो पाया। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं यह करूं? रोड्रिगो कंपनी के शुरुआती दिनों से मेरे दाहिने हाथ रहे। क्या आप मेरी राय पर भरोसा करते हैं? बिल्कुल डॉन मैनुएल, आपने मुझे गरीबी से निकाला और ऐसे मौके दिए जिनका मैंने कभी विचार नहीं किया था। तो अब मुझ पर भरोसा करो। डिएगो ने वह सीमा पार कर दी है जहां कोई वापसी संभव नहीं। सुबह ऑफिस जाओ, उसकी सारी निजी चीजें निकालो और वही नोट रख दो जैसा मैंने कहा। अगर वह आते हुए देखे तो मैं चाहता हूं कि वह महसूस करे कि अपनी जगह खोने का क्या मतलब है। सुबह 4 बजे मैंने पिछली 5 साल की वित्तीय रिपोर्टें देखीं और जो कुछ मैंने पाया उसने मुझे क्रोध और निराशा से भर दिया। डिएगो छोटे छोटे पतों को वर्षों से व्यक्तिगत खातों में हटा रहा था। कुछ अवैध नहीं, पर पूरी तरह अनैतिक था। वह निजी अनुबंध पाने के लिए कंपनी के संपर्कों का इस्तेमाल कर रहा था और कमीशन ले रहा था बिना मुझे बताए। उस रात उसने केवल मुझे अपमानित नहीं किया, उसने वर्षों तक मेरी विश्वसनीयता के साथ लगातार धोखा किया था। सुबह 5 बजे मैंने एडुआर्डो से फोन किया। मेरा वकील, मैनुएल, मैं दस्तावेज तैयार कर रहा हूं, पर इसके तुरंत कानूनी परिणाम होंगे। डिएगो आपको अनुचित बर्खास्तगी का मुकदमा कर सकता है। एडुआर्डो, मेरे पास फंड के गलत उपयोग, कॉरपोरेट संसाधनों के दुरुपयोग और अनघोषित हित संघर्षों के प्रमाण हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुकदमा करने की हिम्मत करेगा? समझ गया। दस्तावेज सुबह 8 बजे तैयार होंगे। अच्छा, साथ ही से सेरानो स्ट्रीट के उस अपार्टमेंट की संपत्ति के कागज भी तैयार रखो जो डिएगो के नाम पर पारिवारिक ऋण के रूप में पंजीकृत है। मैं उसे वापस लेना चाहता हूं। उसे भी कोई सामान्य व्यक्ति की तरह किराया देना सीखना चाहिए। 6 बजे जब मैं कॉफी बना रहा था, मुझे मेरी पोती इसाबेल का संदेश मिला। दादा, पापा बहुत घबराए हुए हैं। वह पूरी रात फोन पर बात कर रहा है। क्या सब ठीक है? सब ठीक हो जाएगा छोटी, तुम्हारा दादा तुम्हें बहुत प्यार करता है। 7 बजे आया पूरे ऑपरेशन का सबसे संतोषजनक पल। मैंने बैंको सेंट्रल हिस्पानो को कॉल किया। यह मैनुएल ऑर्टेगा रूइज बोल रहा है। मुझे तुरंत डिएगो ऑर्टेगा वाजकज के नाम पर साइन किए गए सभी गारंटी रद्द करने हैं। मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड्स, सब कुछ। सुनिए श्री ऑर्टेगा, इसका मतलब है कि भुगतान तुरंत लागू हो जाएगा। दूसरी तरफ से आवाज बोली, मुझे इसकी पूरी जानकारी है, आगे बढ़ाइए। दस्तावेज 1 घंटे में तैयार रहेंगे। डिएगो को सूचित करने की जरूरत नहीं है, वह बहुत जल्द ही पता लगा लेगा। 8 बजे एडुआर्डो सभी दस्तावेज लेकर आ गया। मैंने प्रत्येक पर अटूट संकल्प के साथ
हस्ताक्षर किए। कार्यकारी शक्तियों की रद्दीकरण, बैंकिंग अधिकारों की वापसी, तात्कालिक पद मुक्तिकरण, पारिवारिक आहरण के रूप में दी गई संपत्तियों की वापसी। मैनुएल, एक बार आप यह साइन कर देंगे तो कोई वापसी नहीं होगी, एडुआर्डो ने कहा। कुछ घंटे पहले ही मेरे बेटे ने मेरे पोते पोतियों के सामने मुझे जमीन पर धक्का दिया और मेरी जगह किसी और को दे दी। क्या आपको लगता है कि अब कोई वापसी संभव है? मैंने आखिरी दस्तावेज पर 8:30 पर हस्ताक्षर किए और 9 बजे रोड्रिगो को कॉल कर यह पुष्टि की कि सब तैयार है। बॉस, मैंने उसकी सारी चीजें निकाल दी हैं, कंप्यूटर, डिप्लोमा, यहां तक कि उसकी खिड़की वाली पौधा भी। सब कुछ बॉक्सों में वेयरहाउस में है और नोट ठीक उसके डेस्क के मध्य में रखा गया है। बिल्कुल, उसे सामान्य रूप से अंदर आने दो, वह सब कुछ स्वयं ही देखेगा। मैंने 9:30 बजे कार्मेन से पुष्टि प्राप्त की। डॉन मैनुएल, सभी गारंटियां आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई हैं। बैंक 10 बजे से कार्यवाही शुरू करेंगे। 10 बजे मैंने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहन ली। आज कोई साधारण दिन नहीं था। यह दिन था जब डिएगो ओर्तेगा वाजकज को परिणामों का असली अर्थ समझ में आने वाला था। मैंने एक आखिरी कप कॉफी बनाई और अपने स्टडी रूम की खिड़की से सूर्योदय देखा। बिना नींद के बीती रात के बाद मैं पूरी तरह ऊर्जावान महसूस कर रहा था। कोई उदासी नहीं, केवल स्पष्टता थी कि क्या करना है। मेरा फोन म्यूट था, लेकिन मैं नोटिफिकेशन देख सकता था। मिस्ड कॉल, संदेश, ईमेल। तूफान शुरू हो चुका था। डिएगो अपने जीवन के सबसे बुरे दिन का सामना करने वाला था और मैं तैयार था यह देखने के लिए कि कैसे वह अंततः समझेगा कि अपने पिता को कम आंकना उसका सबसे महंगा गलती थी। 25 दिसंबर की सुबह वह अजीब सी बेचैनी और पेट में हलचल के साथ उठा, एक पूर्वाभास जो उसकी चेतन मन अभी तक नहीं समझ पाई थी। टेरेसा पहले से उठ चुकी थी और स्वचालित गति से नाश्ता तैयार कर रही थी। घर में एक अदृश्य तनाव था जिसे सभी महसूस कर रहे थे, पर कोई नहीं कह रहा था। क्या नींद अच्छी आई? टेरेसा ने बिना देखे पूछा। ठीक ठीक, डिएगो ने अपने फोन को देखते हुए जवाब दिया। उसके पास 3 मिस्ड कॉल थे, अज्ञात नंबरों से, शायद क्रिसमस सेल्समैन। वह नहीं जानता था कि नाश्ता करते समय मैड्रिड के कई बैंकों ने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी थी। सिस्टम ने दिन की शुरुआती घंटों में स्वचालित रूप से गारंटी रद्द कर दी थी। 10:15 बजे उसे पहली गंभीर कॉल मिली। श्री ओर्तेगा वाजकज, मैं मोनिका कास्टिलो, बंको संटेंडर से बोल रही हूं। हमें आपके मॉर्गेज के बारे में तुरंत संपर्क करने की आवश्यकता है। क्या हुआ? डिएगो ने पूछा। मेरी मॉर्गेज पूरी तरह अदायगी में है श्रीमान। आपके आरण की मुख्य गारंटी आज सुबह रद्द कर दी गई। उस गारंटी के बिना आरण स्वचालित रूप से तुरंत वसूली की स्थिति में आता है। डिएगो को ऐसा लगा जैसे उसे बर्फ का पानी उड़ेल दिया गया हो। कौन सी गारंटी? वह चौंक कर पूछा। मैनुएल ओर्तेगा रुइज द्वारा साइन की गई गारंटी। बिना उस गारंटी के आपको पूरा ऋण चुका देना होगा या हम मॉर्गेज की कार्यवाही करेंगे। कॉल कट गई। उसे स्तब्ध छोड़ दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, फोन फिर से बजा। श्री डिएगो ओर्तेगा, बीबीवीए रिस्क डिपार्टमेंट। डिएगो की कॉरपोरेट क्रेडिट लाइन उसकी गारंटी रद्द होने के कारण निलंबित कर दी गई थी। उसे तुरंत कार्यालय में उपस्थित होना था। प्रतिक्रिया देने से पहले एक और कॉल आई। बैंको पॉपुलर ने सूचित किया कि उसका कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। फिर काइशा बैंक ने अग्रिम कार्यवाही की सूचना दी और बैंको सबडेल ने तुरंत कार्यवाही आदेश दिया। केवल 15 मिनट में डिएगो को बैंकों, बीमा कंपनियों, डीलरों और सप्लायर्स से 47 कॉल मिली। उसका वित्तीय संसार उसके सामने ढह रहा था और वह रसोई में पजामे में खड़ा था। टेरेसा उसे भयभीत दृष्टि से देख रही थी। क्या हो रहा है डिएगो? इतने सारे कॉल क्यों? मुझे नहीं पता, उसने फुसफुसाया। हालांकि उसके मन में एक भयानक शक बनना शुरू हो चुका था। उसके पिता की पिछली रात की बातें जोर से गूंज रही थीं। तकनीकी रूप से मैं कार्यकारी निदेशक हूं। सुबह 11 बजे उसने तुरंत कंपनी जाने का निर्णय लिया। उसे समझना था कि क्या हो रहा है
और सबसे महत्वपूर्ण, इस अप्रत्याशित संकट का सामना करने के लिए कॉरपोरेट संसाधनों तक पहुंच पुनः प्राप्त करनी थी। उसने अपने BMW सीरीज 7 को क्रिसमस के सुनसान मैड्रिड की सड़कों पर चलाया, यह न जानते हुए कि यह शायद अंतिम बार होगा जब वह वाहन चला रहा है। डीलरशिप को पहले ही लीज भुगतान न होने के कारण रिकवरी आदेश मिल चुका था। वह 11:30 बजे ऑर्टेगा कंस्ट्रक्शंस की इमारत में पहुंचा। सुरक्षा गार्ड ने सामान्य रूप से अभिवादन किया। कोई संकेत नहीं था कि कुछ बदल गया हो। डिएगो एलिवेटर से 5वीं मंजिल पर गया, जहां उसका कार्यकारी निदेशक कार्यालय था। बाहर निकलते ही उसने कुछ अजीब देखा। रोड्रिगो फर्नांडेज अपने डेस्क के पीछे बैठा था, स्पष्ट रूप से कार्यकारी फाइलों के दस्तावेजों की जांच कर रहा था। रोड्रिगो, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? रोड्रिगो ने असुविधाजनक परंतु दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ देखा। सुप्रभात डिएगो। खैर, यह अब तुम्हारा ऑफिस नहीं है। कैसे नहीं मेरा ऑफिस? डिएगो अविश्वास से पूछता है। डेस्क पर रखे पत्र को पढ़ो। डिएगो पास गया और देखा कि डेस्क के मध्य में हाथ से लिखा नोट रखा है, उसके पिता की पहचानने योग्य लिखावट में। यह कार्यालय तुम्हारे लिए नहीं है। शब्दों ने उसे मुक्का मारा जैसे लग रहा हो। यह वही वाक्य था जो उसके पिता ने पिछली रात कहा था, पर अब सीधे उसे संबोधित किया गया था। उसके घुटने कमजोर हो गए। रोड्रिगो, यह तो मजाक हो सकता है। यह मजाक नहीं है डिएगो। डॉन मैनुएल ने मुझे आज सुबह कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं अपने सामान को गोदाम से उठाने और भवन छोड़ने के लिए। यह असंभव है। मैं कार्यकारी निदेशक हूं। मैंने वर्षों तक इस कंपनी को अपने पिता के साथ बनाया। अब नहीं डिएगो। दस्तावेज आधिकारिक रूप से फाइल किए गए हैं। उचित कारण, विश्वास की हानि और हित संघर्ष। डिएगो ने अपने पिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन रोड्रिगो ने उसे एक बंद लिफाफा दिया। डॉन मैनुएल ने कहा कि यह तुम्हें दिया जाए। कंपकंपाती हाथों से डिएगो ने लिफाफा खोला और एक टाइप की हुई पत्र पाई, कंपनी के लेटर हेड पर। डिएगो, हमारे कर्मों के परिणाम कभी कभी तब आते हैं जब हम कम उम्मीद करते हैं। पिछली रात तुमने मुझे सिखाया कि तुम्हारे जीवन में मेरी जगह अब नहीं है। आज मैं तुम्हें सिखाता हूं कि मेरी कंपनी में तुम्हारी जगह भी नहीं है। तुम्हारे पास दोपहर 12 बजे तक मेरी नामित किसी भी संपत्ति को खाली करने का समय है। सियरानो का अपार्टमेंट, कार, सब कुछ। अपने संसाधनों से जीना सीखो जैसे तुम्हें वर्षों पहले सीखना चाहिए था। मुझे मत खोजो, मुझे कॉल मत करो, मध्यस्थ प्रयास मत करो। यह निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय है। तुम्हारा पिता, जो अब तुम्हें नहीं पहचानता, मैनुएल ऑर्टेगा रूइज। डिएगो ने पत्र 3 बार पढ़ा, जब तक उसने इसका पूरा अर्थ समझ नहीं लिया। यह केवल उसका पद नहीं था, यह सब कुछ था। घर, कार, जीवन शैली, आर्थिक सुरक्षा, सब कुछ एक ही सुबह में समाप्त हो गया। रोड्रिगो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम मेरे पिता को जानते हो। यह पागलपन है। नहीं डिएगो, यह कुछ अंतिम है। मैंने देखा जो तुमने कल रात किया। मेरी पत्नी को जब मैंने बताया तो वह क्रोधित हो गई। डॉन मैनुएल न्यायप्रिय हैं, लेकिन निर्दयी भी। जब वह निर्णय लेते हैं तो कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं होता। लेकिन मैं उनका बेटा हूं, उनका इकलौता बेटा। तुम उनके बेटे थे। कल रात तुमने कुछ और बनने का चुनाव किया। डिएगो इमारत से जैसे नींद में हो चला। पार्किंग में उसने देखा कि उसकी BMW को एक ट्रक पकड़ रहा है। चालक ने उसे भुगतान न करने के कारण रिकवरी का कोर्ट ऑन ऑर्डर दिखाया। रुको, इसमें गलती होनी चाहिए। नहीं श्रीमान, लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है और कोई गारंटी नहीं है। वाहन तुरंत पुनः प्राप्त किया जाएगा। उसे कई सालों बाद निकटतम मेट्रो स्टेशन तक पैदल जाना पड़ा। रास्ते में उसका फोन लगातार बज रहा था। बैंक, लेनदार, सप्लायर्स सभी तत्काल भुगतान की मांग कर रहे थे। उसका वित्तीय संसार तेजी से ढह रहा था। जब वह अंततः अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो उसने देखा टेरेसा सोफे पर रो रही थी, हाथ में एक न्यायिक नोटिफिकेशन लिए। डिएगो, हमारे पास घर छोड़ने के लिए केवल 24 घंटे है। मॉर्गेज कार्यवाही शुरू होगी।
क्या? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तुम्हारे पिता ने सभी गारंटियां रद्द कर दी। हमें 600,000 यूरो का भुगतान करना है जो हमारे पास नहीं है। डिएगो हारकर एक कुर्सी पर बैठ गया। 12 घंटे से भी कम समय में उसने अपनी नौकरी, कार, घर और आर्थिक स्थिरता खो दी थी। लेकिन सबसे दर्दनाक यह था कि उसने अपने पिता को भी खो दिया। पिछली रात उसके पिता के शब्द अब सज्जन की तरह गूंज रहे थे। ये जगह मेरे ससुर की है, बाहर। अब वही सब कुछ से बाहर था। अगले 2 घंटे उसने इस आपदा की गंभीरता को समझने की कोशिश में बिताए। टेरेसा रोते और चिल्लाते हुए सबसे कीमती चीजों को पैक कर रही थी। जो भी संभव हो सके उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। यह तुम्हारी गलती है, वह चिल्लाते हुए आभूषण एक सूटकेस में डाल रही थी। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, अपने ही पिता को बच्चों के सामने धक्का देना। टेरेसा, शांत हो जाओ, यह सुलझ सकता है। मुझे केवल उससे बात करनी है। डिएगो ने उसे शांत करने की कोशिश की। बात करनी? डिएगो, उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया, घर, कार, तुम्हारी नौकरी। हम मेरे माता पिता को क्या कहेंगे? इस सवाल ने उसे मुक्के की तरह मारा। एंटोनियो मोरेनो, उसके ससुर, ने देखा था कि डिएगो ने मैनुएल को कैसे अपमानित किया। एंटोनियो के लिए पारिवारिक सम्मान और पितृसत्तात्मक गरिमा पवित्र थे। कांपते हाथों से डिएगो ने अपने ससुर का नंबर डायल किया, समर्थन की तलाश में, कोई सहयोगी, कोई जो उसके लिए हस्तक्षेप करे। एंटोनियो, मैं डिएगो हूं, मुझे आपसे तुरंत बात करनी है। जिस आवाज ने जवाब दिया वह ठंडी और कटु थी। डिएगो, मैं तुम्हारे कॉल की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ भयंकर हुआ है। मेरे पिता ने अपना दिमाग खो दिया। उन्होंने केवल पारिवारिक बहस के कारण मुझसे सब कुछ ले लिया। मुझे आपकी मदद चाहिए। ठंडी खामोशी रही। एक मामूली बहस, क्या तुमने अभी यही कहा? एंटोनियो ने दृढ़ता से कहा। नहीं डिएगो, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं कभी भी मेरे पिता का ऐसा अपमान नहीं करता जैसा तुमने कल रात किया। डिएगो ने महसूस किया कि डर उसे निगल रहा है। एंटोनियो, कृपया। टेरेसा और बच्चों को स्थिरता चाहिए। मुझे पता है कि आप इसे समझ सकते हैं। मैं जो समझता हूं वह यह है कि मैंने देखा कि एक 42 साल का आदमी ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता को अपमानित किया, जिसने उसे सब कुछ दिया। मैंने देखा कि तुमने मैनुएल को जमीन पर धक्का दिया ताकि मुझे एक सीट दे सको जो मैंने कभी नहीं मांगी या चाही थी। मुझे लगा कि तुम्हें सम्मान का इशारा पसंद आएगा। सम्मान डिएगो, सम्मान दूसरों का अपमान करके नहीं बनाया जाता, और विशेष रूप से अपने पिता का अपमान करके नहीं। डिएगो ने एंटोनियो की आवाज में बढ़ते तिरस्कार को सुना। उसका अंतिम सहारा उसके सामने गायब हो रहा था। एंटोनियो, हम परिवार हैं। टेरेसा तुम्हारी बेटी है, बच्चे तुम्हारे पोते हैं। बिल्कुल, और इसलिए मैं यह नहीं होने दूंगा कि वे सोचें कि यह व्यवहार स्वीकार्य है। टेरेसा और बच्चे हमेशा मेरे समर्थन में रहेंगे। लेकिन तुम, डिएगो, ने साबित कर दिया कि तुम भरोसेमंद नहीं हो। तुम क्या कहना चाहते हो कि कोई भी आदमी जो अपने पिता को धोखा दे सकता है, वह किसी को भी धोखा दे सकता है। कोई आर्थिक मदद नहीं, मेरी कंपनियों में कोई नौकरी नहीं, न ही मेरे घर में कोई आश्रय। डिएगो ने महसूस किया कि उसके पैर कमजोर हो रहे हैं। तुम गंभीर नहीं हो सकते। मैं अपनी जिंदगी में इतना गंभीर कभी नहीं रहा। इसके अलावा मैंने मैनुएल से संपर्क करने का फैसला किया है ताकि उसके सामने तुम्हारे अपमानजनक व्यवहार का अनजाने में गवाह बनने के लिए व्यक्तिगत माफी पेश कर सकूं। क्या तुम उससे माफी मांगोगे? बिल्कुल। उसकी क्षमता वाला आदमी इस अपमान के लायक नहीं था, खासकर अपने परिवार के सामने, और मैं उसे व्यापारिक साझेदारी का प्रस्ताव भी दूंगा। एंटोनियो के शब्दों ने डिएगो को हथौड़े की तरह मारा। उसने न केवल अपने ससुर का समर्थन खो दिया, बल्कि अब एंटोनियो सीधे उसके पिता के साथ जुड़ रहा था। एंटोनियो, कृपया पुनर्विचार करो। मैंने पहले ही पुनर्विचार कर लिया है डिएगो। मेरी निष्कर्ष स्पष्ट है। मैनुएल ओर्तेगा वह व्यक्ति है जिसके साथ मैं व्यापार करना चाहता हूं। कॉल कट गई और डिएगो हाथ में मृत फोन लिए रह गया। टेरेसा, जो दरवाजे से पूरी बातचीत सुन रही थी,
फीकी और निराश थी। मेरे पिता हमारी मदद नहीं करेंगे, उसने फुसफुसाया। नहीं, हम क्या करेंगे डिएगो? हम कहां रहेंगे? बच्चों का स्कूल है और मेरी नौकरी। मुझे नहीं पता टेरेसा, बस मुझे नहीं पता, उसने हताश होकर जवाब दिया। उस क्षण हावियर और इजाबेल सीढ़ियों से नीचे उतरे, चिल्लाने और सूटकेस और डिब्बों के अव्यवस्था की आवाज सुनकर सतर्क होकर। क्या हो रहा है? जावियर ने पूछा, एक किशोर की चिंता के साथ, जो महसूस कर रहा था कि उसकी दुनिया बदल गई है। मां क्यों रो रही है? इजाबेल ने कांपती आवाज में जोड़ा। डिएगो ने उन्हें देखा और उसे शर्मिंदगी का एक तीव्र झटका महसूस हुआ, किसी भी अन्य भावना से ज्यादा। वह कैसे समझाए कि उसके गर्व और मूर्खता की वजह से उसका पूरा पारिवारिक स्थिरता गायब हो गई। बच्चों, हमें बात करनी है, टेरेसा ने टूटी हुई आवाज में शुरू किया। क्या यह कल रात दादा के साथ हुई घटना के कारण है? जावियर ने सीधे पूछा। यह सरल और सीधा सवाल दिखाता था कि किशोरों ने भी घटनाओं की गंभीरता को डिएगो से बेहतर समझ लिया था। हाँ बेटे, यही कारण है, डिएगो ने स्वीकार किया। पापा, आपने दादा को धक्का क्यों दिया? इजाबेल ने आंखों में आंसू के साथ कहा। डिएगो कोई उत्तर नहीं पा सका, शब्द उसकी गले में फंस गए। दादा हमसे बहुत प्यार करते हैं, इजाबेल ने जारी रखा। हमेशा हमें उपहार देते हैं और कहानियां सुनाते हैं। आपने उनके साथ बुरा क्यों किया? मैं सोच रहा था, डिएगो हकलाए। क्या सोचा पापा? जावियर ने जोर देकर पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे आप उन्हें नफरत करते हो। मैं उनसे नफरत नहीं करता, लेकिन तुमने उन्हें वैसे ही बर्ताव किया जैसे मैं करता। जावियर ने दर्द भरी परिपक्वता के साथ उत्तर दिया। और अब उन्हें भी हमसे नफरत होनी चाहिए? नहीं बेटे, वह आपसे प्यार करते हैं, वह कभी आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। डिएगो ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। तो फिर हम घर में क्यों नहीं रह सकते? मां सब कुछ पैक क्यों कर रही हैं? डिएगो हार कर सोफे पर बैठ गया। उसके अपने बच्चे उसे जज कर रहे थे और वे सही थे। उसने अंततः स्वीकार किया कि उसने एक बड़ा गलती की थी, एक ऐसी गलती जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या आप दादा से माफी मांग सकते हैं? इजाबेल ने मासूमियत से पूछा, अभी भी विश्वास करते हुए कि वयस्कों की समस्याएं सच्ची माफी से सुलझ सकती हैं। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है छोटी, उसने हताशा में फुसफुसाया। टेरेसा उस दिन पहली बार उसके पास बैठी। उसकी आवाज में कोई आलोचना नहीं थी, केवल गहरी उदासी थी। डिएगो, तुम्हें कुछ समझना होगा। बच्चे और मैं मेरे माता पिता के घर जा रहे हैं। क्या? मैं इसके बाद आपके साथ नहीं रह सकता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जो अपने पिता को इस तरह अपमानित कर सकता है। टेरेसा, हम परिवार हैं। नहीं डिएगो, परिवार सम्मान और मूल्यों पर बनता है। कल रात आपने दिखा दिया कि आपके पास दोनों नहीं हैं। डिएगो ने अपनी पत्नी, बच्चों, सूटकेस और टेबल पर निष्कासन के दस्तावेजों को देखा। केवल 24 घंटों में उसने अपनी पूरी जिंदगी एक मूर्ख अहंकार के क्षण में बर्बाद कर दी थी। और सबसे बुरा, उसके पिता सही थे, परिणाम विनाशकारी थे, उससे भी ज्यादा जो उसने कल्पना की थी। 25 दिसंबर की दोपहर उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और दर्दनाक बन गई। टेरेसा बच्चों की चीजों को सावधानी पूर्वक पैक कर रही थी और डिएगो अपने आर्थिक संकट का समाधान बेताबी से ढूंढ रहा था। उसके बैंक खाते लंबित ऋणों के कारण फ्रीज थे, मुख्य कार्ड ब्लॉक था और एटीएम ने उसके व्यक्तिगत खाते से 50 यूरो तक नहीं दिया। उसके पास केवल 300 यूरो नकद बचे थे, उसकी पिछली वित्तीय जिंदगी का सारा शेष। तुम आज रात कहां सोओगे? टेरेसा ने बच्चों का आखिरी सूटकेस बंद करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, शायद किसी सस्ते होटल में, जब तक मैं खुद को फिर से व्यवस्थित कर लूं, डिएगो ने जवाब दिया। मेरी बात सुनो, टेरेसा ने उसे रोका। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इसके बाद खुद को व्यवस्थित कर पाओगे? तुम्हारे पिता आवेग में नहीं काम करते, ये स्थायी बनाने के लिए योजनाबद्ध है। ये मेरे पिता हैं टेरेसा, वे अंततः मुझे माफ करेंगे, जैसे तुमने उन्हें उनकी गलतियों पर माफ किया। अरे रुको, वे कभी भी तुमसे गलतियां नहीं करते थे, हमेशा पूर्ण, उदार और समझदार थे।
और तुमने इसका जवाब कृतज्ञता और तिरस्कार से दिया। टेरेसा ने कहा, एक सच्चाई के साथ जो किसी भी आलोचना से गहरी चोट पहुंचाती थी। मैनुएल एक आदर्श पिता थे और डिएगो ने उनका आभार और सम्मान नहीं किया। शाम 6 बजे वह मूविंग ट्रक आया जिसे टेरेसा ने उनके सामान को उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए रखा था। बच्चे चुप्पी में उदास अपने खिलौने और फर्नीचर के स्थानांतरण की निगरानी कर रहे थे। पापा, क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? इज़ाबेल ने अपनी गुलाबी साइकिल उठाते हुए पूछा। नहीं प्यारी, पापा को पहले कुछ समस्याओं को हल करना है। कब हल करेगा? टेरेसा ने वर्षों की निराशा भरी अभिव्यक्ति के साथ देखा। हमें नहीं पता इज़ाबेल। हवियर सीधे बिना घुमाए अपने पिता का सामना किया। पापा, क्या आप दादा के कारण घर खो देंगे? यह उससे ज्यादा जटिल है बेटे। मुझे जटिल नहीं लगता, जावियर ने स्पष्टता के साथ कहा, एक किशोर की तरह जो वास्तविकता को सीधे देखता है। तुमने उनके साथ क्रूर व्यवहार किया और अब वह वही क्रूरता तुम्हारे साथ कर रहे हैं। यह स्कूल जैसा है। अगर तुम किसी को मारते हो तो तुम्हें सजा मिलती है, जावियर ने सरलता से कहा, यह दिखाते हुए कि एक किशोर भी कारण और परिणाम के संबंध को डिएगो से बेहतर समझता है। 7 बजे शाम टेरेसा ने अपने और बच्चों का सारा सामान पैक कर लिया। घर, जो कुछ घंटे पहले उनका पारिवारिक घर था, अब केवल एक खाली खोल जैसा लग रहा था जिसमें केवल मूलभूत फर्नीचर बचे थे। डिएगो, मुझे चाहिए कि तुम इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करो, टेरेसा ने कहा, उसे कानूनी कागजों की फाइल देते हुए जिसे उसने तैयार किया था, जबकि डिएगो असंभव वित्तीय समाधान खोज रहा था। ये क्या है? उसने पूछा। अस्थायी संपत्ति पृथक्करण और बच्चों की अस्थायी हिरासत। मेरे वकील ने आज दोपहर इसे तैयार किया। डिएगो ने महसूस किया कि उसके पेट में एक छुरा घुस गया। क्या तुम पहले ही वकील के पास गए थे? बिल्कुल। क्या तुम सोच रहे थे कि मैं देखता रहूंगा कि तुम कहां तक गिरते हो? मुझे बच्चों की सुरक्षा करनी है। टेरेसा, यह बहुत ही चरम है। किस समय की बात कर रहे हो डिएगो? किसी और अमीर पिता को खोजने के लिए जिसे तुम धोखा दे सको, किसी और ससुर का पक्ष पाने के लिए, अपनी खुद की फैमिली को अपमानित करने के लिए। यह सही नहीं है। जानते हो असली अन्याय क्या है? कि मेरे बच्चों ने देखा कि उनके पिता अपने दादा के साथ जंगली जैसा व्यवहार कर रहे हैं, कि 15 साल की शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा पति इतनी क्रूरता करने में सक्षम है। डिएगो ने कांपते हाथों से कागजों पर हस्ताक्षर किए। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। संसाधन नहीं, नौकरी नहीं, घर नहीं, वह किसी को स्थिरता नहीं दे सकता था। बच्चे आपके पास सप्ताहांत में तब आ सकते हैं जब आपके पास उचित जगह हो, टेरेसा ने दस्तावेज संजोते हुए बताया। कब? जब तुम फिर से किसी भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में साबित हो जाओ। अगर तुम कभी ऐसा कर पाओ। रात 8 बजे डिएगो खुद को एक खाली घर में पाया जो अब उसका नहीं था। 300 यूरो नकद और एक बुनियादी कपड़ों का सूटकेस लेकर। उसकी बाकी संपत्ति रोड्रिगो की देखरेख में कंपनी के गोदाम में डिब्बों में थी। वह बाहर निकला और मैड्रिड की क्रिसमस भरी सड़कों पर बेतरतीब घूमने लगा। खुशहाल परिवार घूम रहे थे, बच्चे नए खिलौनों के साथ दौड़ रहे थे, जोड़े ठंड से लड़ते हुए गले मिल रहे थे और उसे कहीं लौटने का स्थान नहीं था। अंततः उसने अटोचा के पास एक सस्ते होटल में जगह खोजी जहां उसने 3 रातों के लिए 200 यूरो में कमरे का भुगतान किया। उसके पास खाने और यात्रा के लिए 100 यूरो बचे थे। कमरा छोटा था, एक सिंगल बिस्तर, एक छोटा बाथरूम और एक खिड़की थी जो अंधेरी गली की ओर खुलती थी। वह बिस्तर पर बैठा और अपनी व्यक्तिगत गिरावट की गंभीरता को देखा। उसका फोन बजा। यह एक अज्ञात नंबर था। डिएगो ऑर्तेगा, दूसरी तरफ आवाज बोली। मैं मार्कोस डेलगाडो और एसोसिएट्स लॉ फर्म से बोल रहा हूं। आपके पिता ने मुझे नियुक्त किया है कि आपको सूचित करूं कि उनके साथ कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क उत्पीड़न माना जाएगा। क्या? डॉन मैनुएल स्पष्ट है। वह आपकी कॉल, मैसेज, विजिट या मध्यस्थता नहीं चाहते। इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन न्यायिक निकासी आदेश का कारण बनेगा।
यह मेरे पिता हैं, सेन्योर ओर्टेगा। कानूनी रूप से डॉन मनुएल को यह तय करने का अधिकार है कि वह किसके साथ संबंध बनाए रखते हैं। उनका निर्णय अंतिम है। कॉल समाप्त हुई और डिएगो ने समझा कि उसके पिता ने उसे केवल आर्थिक रूप से ही नहीं सजा दी है, बल्कि किसी भी पुनर्मिलन की संभावना को भी समाप्त कर दिया है। वह होटल के बाथरूम के शीशे में खुद को देखने लगा। जो आदमी उसे देख रहा था वह एक दिन में 10 साल बूढ़ा लग रहा था। गहरी काली आंखें, अनदेखी दाढ़ी, झुर्रियों भरे कपड़े। यही सच था, वह कोई था जिसने अपनी मूर्खता की वजह से सब कुछ खो दिया था। उस रात अज्ञात बिस्तर में सोने की कोशिश करते हुए डिएगो ने पिछले 24 घंटों की मानसिक रूप से समीक्षा की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। बस 2 दिन पहले वह एक संपन्न कंपनी का सीईओ था। पहले डिएगो एक शानदार अपार्टमेंट में रहता था और स्पोर्ट्स कार चलाता था। उसकी एक स्थिर फैमिली थी और वह अपने समुदाय का सम्मान पाता था। अब वह बेघर, बेरोजगार, परिवार विहीन, संसाधनहीन और अनिश्चित भविष्य वाला था। सब एक क्षणिक अहंकार के कारण जो आधे मिनट से भी कम समय का था। उसके द्वारा बोले गए शब्द उसके दिमाग में एक सजा की तरह गूंज रहे थे। यह जगह मेरे ससुर की है, बाहर। अब वह पूरी तरह से बाहर था। क्रिसमस की तबाही के 3 दिन बाद जब डिएगो होटल के छोटे कमरे में अपनी नई हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था, उसे एक अप्रत्याशित कॉल मिली जिसने उसकी दृष्टिकोण बदल दी। पापा, जावियर की आवाज कांपती और भावनाओं से भरी हुई थी। मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना है। दादा हमसे मिलने आए। डिएगो ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। मानुएल हमारे दादी दादाजी के घर गए, जावियर ने समझाया। कल दोपहर मां नहीं थी, वह खरीदारी गई थी। दादा एंटोनियो ने हमें मुख्य हॉल में सम्मानित अतिथि की तरह स्वागत किया। क्या हुआ? डिएगो ने पूछा। उसने कभी अपने पिता को इतना उदास नहीं देखा था, लेकिन वह अलग भी दिख रहे थे, अधिक स्थिर, जैसे कंपनी में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय। डिएगो ने आंखें बंद की और दृश्य की कल्पना की। मानुएल अपने प्रतिष्ठित सम्मान के साथ स्थिति का सामना कर रहे थे। उन्होंने हमसे, इजाबेल और मुझसे कहा कि हम उनके साथ बैठें। जावियर ने जारी रखा। उन्होंने समझाया कि जो आपके साथ हुआ वह हमारे कारण नहीं हुआ और कि वे हमें हमेशा की तरह प्यार करते हैं। और क्या कहा कि वयस्क कभी कभी गंभीर परिणाम वाले निर्णय लेते हैं, लेकिन हम पोते पोतियां उन निर्णयों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मनुएल के शब्द दिखाते हैं कि वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं। दर्द और निराशा के बीच भी वह बच्चों को वयस्क संघर्ष में नहीं फंसने देते। इजबेल ने पूछा कि क्या वे उनसे नाराज हैं, और जावियर ने कहा कि दादा ने सुनिश्चित किया कि वे कभी गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। और मां ने कैसे प्रतिक्रिया दी? वह बहुत नर्वस हो गई। मुझे लगता है कि उन्हें डर था कि दादा मानुएल उन्हें दोष देंगे, लेकिन उन्होंने शिष्टता से कहा कि वे आपके साथ अलग होने के निर्णय को समझते हैं। डिएगो ने एक और दर्द की झटका महसूस की। उनके पिता ने उन्हें केवल सजा नहीं दी, बल्कि उनके पीछे छोड़ने वालों के निर्णय को भी मान्यता दी। पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बिल्कुल जावियर। आपने दादा के साथ इतना क्रूर व्यवहार क्यों किया? उसके बेटे के सीधे सवाल ने उसे उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर किया जिसे वह टाल रहा था। उसके व्यवहार का कोई औचित्य नहीं था। बेटा, मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूं। मैंने सोचा कि दादा एंटोनियो को सम्मान देना महत्वपूर्ण है। लेकिन पापा, किसी को सम्मान देना दूसरे के प्रति सम्मान खोने का मतलब नहीं होता। ये मैंने 8 साल की उम्र में सीख लिया था। अपने बेटे की स्पष्टता ने उसे जैसे झटका दे दिया। एक बच्चा उस बुनियादी सम्मान को समझ रहा था जिसे उसने अपने 42 साल की उम्र में पूरी तरह नजरअंदाज किया था। तुम सही हो जावियर, मैंने भयानक गलती की। क्या आप इसे सुधार सकते हैं? मुझे नहीं पता बेटा। तुम्हारे दादा बहुत दुखी हैं, लेकिन आप भी, है ना? माँ कहती हैं कि आपने नौकरी और घर खो दिया। हाँ, मैंने बहुत कुछ खो दिया। क्या आपने खोया या आपको सजा के रूप में छीना गया? फिर से
एक किशोर की कठोर दृष्टि परिणाम संयोग नहीं थे, बल्कि उनके कार्यों का प्रत्यक्ष नतीजा थे। मुझे सजा के रूप में छीना गया बेटा, जैसे तुम्हारा प्ले स्टेशन छीन लिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। और क्या आपको लगता है कि आप इसके योग्य थे? डिएगो चुप रहा। यह पहली बार था जब किसी ने उससे इतना सीधा सवाल किया, और पहली बार उसने खुद से ईमानदारी से पूछा, हाँ जावियर, मुझे लगता है कि मैं इसके योग्य था। तो शायद दादा तुम्हारे साथ क्रूर नहीं है, बल्कि न्याय कर रहे हैं। अपने बेटे के शब्द टेरेसा की किसी भी निंदा, आर्थिक अपमान या भौतिक हानि से कहीं गहरे उतरे। एक किशोर ने वह सच्चाई व्यक्त की जिसे डिएगो स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैनुएल बदला नहीं ले रहे थे, वे न्याय कर रहे थे। पापा, आप वहां हैं? हाँ बेटा, दादा ने हमें और कुछ कहा। हमें तय करना होगा कि हम उनके साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं या आपके साथ, क्योंकि वह अब कभी आपके समान स्थान पर नहीं होंगे। आपने क्या तय किया? हमने कहा कि हमें चुनने के लिए मजबूर करना सही नहीं है। हम आपसे और उनसे दोनों से प्यार करते हैं, भले ही समस्याएं रही हों। उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी? उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने हमें गले लगाया और कहा कि हम बहुत समझदार हैं। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि हम बुधवार की दोपहर और रविवार की सुबह मिले, बिना आपके या उनके बारे में बात किए, अलग अलग समय में। डिएगो ने राहत और दुख दोनों महसूस किया। उनके पिता ने पोते पोतियों के साथ संबंध बनाए रखने का तरीका खोज लिया था, बिना अपनी खुद की निर्णय को तोड़े। आपने स्वीकार किया, हाँ, लेकिन पापा बहुत अलग हैं। यह जैसे दो अलग जिंदगी जीने जैसा है। मुझे खेद है बेटा, मुझे खेद है कि मैंने आपको इस स्थिति में डाल दिया। क्या आप उनके साथ चीजें सुधारने की कोशिश करेंगे? मैं नहीं कर सकता जावियर। तुम्हारे दादा ने स्पष्ट कर दिया है कि वे मुझसे कुछ नहीं चाहते। आप कोशिश भी नहीं करेंगे? कैसे कर सकता हूं जब वह मुझे पास आने तक भी अनुमति नहीं देते? मुझे नहीं पता पापा, लेकिन दादा हमेशा कहते हैं कि कठिन समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान चाहिए। फोन काटने के बाद डिएगो होटल के बिस्तर पर बैठा रहा, बातचीत को पचाते हुए। उसके बच्चों ने अपने दादा के साथ संबंध बनाए रखा, लेकिन अपनी जिंदगी अलग करके, सब कुछ एक अहंकार के क्षण के लिए। सबसे प्रभावशाली था बच्चों की परिपक्वता, जो उसके अपने 42 साल की अपरिपक्वता के सामने थी। मैड्रिड में नौकरी की तलाश करते हुए चलते हुए डिएगो ने एक महत्वपूर्ण समझ हासिल की। यह केवल खोई हुई चीजों को वापस पाने की बात नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति बनने की थी जो इसे वापस पाने के योग्य हो। एक नौकरी, घर या कार वापस पाना किसी धोखे खाए व्यक्ति, खासकर अपने पिता, का सम्मान वापस पाने से कहीं आसान था। क्रिसमस की तबाही के 2 सप्ताह बाद डिएगो ने अपने आर्थिक संसाधनों का लगभग पूरा उपयोग कर लिया था। होटल का भुगतान करने के बाद बचे 100 यूरो भोजन और सार्वजनिक परिवहन में चले गए, जबकि वह काम की बेताबी से तलाश में था। उसका रिज्यूमे, जो पहले उसके उपनाम और संपर्कों की वजह से दरवाजे खोलता था, अब लगातार अस्वीकार किया जा रहा था। मैड्रिड के निर्माण उद्योग में, जहां सभी एक दूसरे को जानते थे, मैनुएल ओर्तेगा के साथ उसके संघर्ष की खबर तेजी से फैल गई थी। मुझे खेद है सेन्योर ओर्तेगा, लेकिन कोई खाली पद नहीं है। हर ऑफिस में उन्हें यह कहते हुए देखा जाता, मुस्कान के साथ जो असली संदेश को छुपाती थी, आप स्वागत योग्य नहीं हैं। कोई भी उस बेटे को नौकरी पर रखने को तैयार नहीं था जिसने मैनुएल ओर्तेगा को धोखा दिया था। जनवरी के चौथे दिन, बिना पैसे के और यहां तक कि एक हॉस्टल के लिए भी, डिएगो को अपने अहंकार को ऐसे त्यागना पड़ा जैसा उसने कभी कल्पना नहीं की थी। वह मैड्रिड के बाहरी इलाके में एक औद्योगिक सफाई कंपनी में गया और नौकरी के लिए आवेदन किया। क्या आपके पास सफाई का अनुभव है? 45 वर्षीय पर्यवेक्षक रेमिडियोस सांचेज ने पूछा, जो उसका इंटरव्यू ले रही थी। नहीं, लेकिन मैं जल्दी सीखता हूं और मुझे तुरंत काम की जरूरत है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी पेशेवर पृष्ठभूमि है, यह नौकरी क्यों चाहिए? उन्होंने जोड़ा।
डिएगो ने सत्य और विनम्रता के मिश्रण के साथ जवाब दिया। उसके पुराने साझेदार के साथ अपरिवर्तनीय मतभेद थे और उसे शुरू से शुरू करना था। रिमीडियोस ने ध्यान से उसे देखा। वह एक महिला थी जिसने अपनी छोटी कंपनी को शून्य से उठाया था, और जब वह वास्तविक निराशा और सच्ची विनम्रता देखती थी तो पहचान लेती थी। काम कठिन है, घंटे लंबे हैं और वेतन 100 यूरो प्रति माह है, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, पूरी तरह तैयार। मैं कल से शुरू कर सकता हूँ। डिएगो एक भी दिन देर से नहीं पहुंचे। उस पद के लिए 50 लोग इंतजार कर रहे थे। उस पहली रात उन्होंने ऑफिस की सफाई करते हुए सुबह तक काम किया। उनके हाथ, जो पहले लाखों के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के आदी थे, अब ट्रैप और रसायनों को संभाल रहे थे। डिजाइनर सूट की जगह अब लिम्पिएजास, रिमीडियोस, एसएल के नीले यूनिफॉर्म थे। पहले हफ्तों में रात की यह दिनचर्या ने उन्हें अप्रत्याशित परिवर्तन से गुजारा। बाथरूम साफ करना और कचरे की टोकरी खाली करना जैसी मजबूरी ने उन्हें उन मूल्यों पर सोचने के लिए मजबूर किया जिन्हें उन्होंने हमेशा हल्के में लिया था। सम्मान, ईमानदार मेहनत, परिश्रम का महत्व। उनके साथी कर्मचारी प्रवासी थे, अकेली माताएं, विश्वविद्यालय के छात्र जो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाते थे, और सेवानिवृत्त लोग जो अधूरी पेंशन पूरी कर रहे थे। किसी को उनके अतीत का ज्ञान नहीं था। वर्षों बाद पहली बार डिएगो को उनके उपनाम या संपर्कों के आधार पर नहीं, बल्कि काम करने की उनकी तत्परता के आधार पर आंका जा रहा था। तुम कहां के हो डिएगो? मध्य रात्रि के ब्रेक में उनके एक साथी इकटोरियाई मिगेल ने पूछा। मैड्रिड से। और पहले क्या करते थे? निर्माण और प्रशासनिक कार्यों में काम करता था। यह झूठ नहीं था, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं थी। डिएगो ने बातचीत को इस तरह संभालना सीखा था कि उनका पूरा अतीत सामने न आए। इस बीच अपने बच्चों के नियंत्रित मुलाकातों के माध्यम से वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने पिता की नई वास्तविकता के बारे में जान पाते। जावियर और इजाबेल उन्हें अपने दादा के बारे में विवरण बताते जो व्यापारिक बदलाव को दर्शाते। दादा मानुएल का एक नया साथी है, एक दिन इजाबेल ने कहा। नया? हाँ, दादा एंटोनियो। अब वे बड़े प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते हैं। मां कहती हैं कि वे बहुत ऊंची इमारतें बनाएंगे। व्यंग्य, पीड़ा भरा था। उनका ससुर, जिसे उन्होंने मानुएल को अपमानित करके प्रभावित करने की कोशिश की थी, अब उनके व्यावसायिक साथी थे। जो गठबंधन डिएगो ने मजबूर करने की कोशिश की थी, वह स्थापित हो गया, लेकिन बिना उनके। क्या वे मिलते हैं? डिएगो ने हल्का अंदाज में पूछा। लगभग हर दिन। कभी कभी वे साथ में स्कूल से हमें लेने आते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए बहुत हंसते हैं। डिएगो ने फोन काटा और अकेलेपन का अनुभव पहले से गहरा था। उन्होंने केवल अपने पिता को खोया ही नहीं था, बल्कि अनजाने में मानुएल और एंटोनियो के बीच एक मित्रता और व्यावसायिक साझेदारी का निर्माण किया था, जो शायद उनके विनाशकारी हस्तक्षेप के बिना कभी नहीं होती। सफाई में काम शुरू करने के 1 महीने बाद डिएगो ने एक दिनचर्या स्थापित की थी जो उन्हें कुछ स्थिरता देती थी, यद्यपि न्यूनतम। वे लावा पीएस के छात्र आवास में एक कमरा साझा करते थे, 400 यूरो प्रति माह का भुगतान करते। उनके खर्च केवल मूलभूत भोजन, सार्वजनिक परिवहन और बच्चों से कॉल तक सीमित थे। शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट था। शारीरिक श्रम और साधारण भोजन के कारण उनका वजन घट गया था। उनका कपड़ा साधारण, व्यावहारिक और सस्ता था। उनके हाथ, जो पहले ऑफिस के काम के कारण कोमल थे, अब औजार संभालने से खुरदरे हो गए थे, लेकिन मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन और भी गहरा था। सब कुछ खोने ने डिएगो को यह पुनर्विचार करने पर मजबूर किया कि व्यक्तिगत सम्मान और मूल्य का असली अर्थ क्या है। अपने व्यस्क जीवन में पहली बार वह केवल अपनी मेहनत पर निर्भर थे, बिना किसी पारिवारिक सहायता या विशेष संबंधों के। एक रात जब वे टोरे पिकासो बिल्डिंग के ऑफिस साफ कर रहे थे, उन्होंने एक खिड़की के सामने रुककर मैड्रिड का विस्तृत दृश्य देखा। शहर उनके सामने चमक रहा था, जीवन, अवसर और सपनों से भरा हुआ।
उन्होंने उन समयों को याद किया जब उन्होंने अपने पुराने कार्यकारी ऑफिस से इसी तरह के दृश्य देखे थे, यह मानते हुए कि उनकी सफलता उनके व्यक्तिगत प्रयास और प्रतिभा के कारण थी। अब वे समझ गए कि उस सफलता का बड़ा हिस्सा विरासत में मिले विशेषाधिकार और दिए गए अवसरों का परिणाम था। अब वे हर यूरो जो कमाते थे असली मेहनत, सच्चे पसीने और सीखी गई विनम्रता का परिणाम था। पहली बार क्रिसमस की रात के बाद उन्होंने आशा की झलक महसूस की, न कि अपनी पुरानी जिंदगी लौटाने के लिए, बल्कि कुछ नया और वास्तविक बनाने के लिए, कुछ ऐसा जो मैनुएल ओर्टेगा जैसे व्यक्ति को गर्व महसूस करा सके, भले ही वह इसे अब न देख पाते। मार्च आया, वसंत का वादा लेकर, और डिएगो 3 महीने से सफाई कंपनी में काम कर रहे थे। उनका जीवन सरल लेकिन सम्मानजनक दिनचर्या में व्यवस्थित हो गया था। रात में काम करना, सुबह सोना, दोपहर में नौकरी की तलाश करना और अपने बच्चों से सावधानीपूर्वक निर्धारित कॉल के माध्यम से नियमित संपर्क बनाए रखना। एक दोपहर नौकरी खोजते हुए उनकी पारिवारिक स्थिति के प्रति दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव आया। एक छोटी मरम्मत कंपनी के असफल इंटरव्यू के बाद उन्होंने अपने साझा कमरे में लौटने से पहले मन को शांत करने के लिए रिटायरो पार्क में टहलने का फैसला किया। ताजी हवा और पेड़ों की पहली हरी पत्तियां कठिनाइयों के बीच उन्हें शांति का क्षण प्रदान कर रही थीं। जब वे स्टैच्यूज के रास्ते पर टहल रहे थे तो वे तालाब के पास एक दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। मानुएल और एंटोनियो एक बेंच पर बैठकर उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहे थे। फोल्डेबल टेबल पर वास्तु योजनाएं फैली हुई थीं। दोनों पुरुष आरामदायक मुस्कुराते हुए अपने पेशेवर सहयोग का आनंद ले रहे थे। डिएगो के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली यह नहीं था कि वे साथ थे, बल्कि यह देखना था कि उनके पिता का रूपांतर कितना हुआ था। मानुएल जीवंत, ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए योजनाओं में विवरण बताते हुए उनकी आंखों में वास्तविक उत्साह चमक रहा था। पर्यटकों के समूह में छिपकर डिएगो ने उनकी बातचीत के कुछ अंश सुने। मुख्य संरचना अतिरिक्त 2 मंजिलों का भार आसानी से सह सकती है, मानुएल कह रहे थे, योजनाओं में रेखाएं खींचते हुए। शानदार मानुएल, गहरे नींव के आपके अनुभव की हमें बिल्कुल जरूरत थी। एंटोनियो, तुम्हारे साथ काम करना मेरे करियर के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक रहा है। हमें यह सालों पहले करना चाहिए था। मैं पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है कि यह साझेदारी हमारी कल्पना से भी ज्यादा सफल होगी। डिएगो को दर्द और सम्मान का मिश्रित भाव महसूस हुआ। उनके पिता ने न केवल एक व्यावसायिक साथी पाया था, बल्कि एंटोनियो में एक सच्चा दोस्त भी पाया था। उनके बीच की मित्रता स्पष्ट और प्राकृतिक थी। डिएगो के लिए सबसे दर्दनाक यह समझना था कि उनके पिता वर्षों से ज्यादा खुश और संतुष्ट लग रहे थे। उनके बेटे की कमी ने उन्हें नष्ट नहीं किया, बल्कि अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक संबंध बनाने का अवसर दिया। देखते हुए उन्होंने कुछ हफ्ते पहले एंटोनियो के शब्द याद किए, मानुएल ओर्टेगा वह आदमी है जिसके साथ मैं व्यवसाय करना चाहता हूं। अब उन्हें इसका पूरा अर्थ समझ आया। यह केवल प्रतिस्पर्धा या आर्थिक सुविधा का मामला नहीं था, बल्कि ईमानदार पुरुषों के बीच आपसी सम्मान का मामला था। पोते पोतियों का क्या हाल है? एंटोनियो ने एक योजना को रोल करते हुए पूछा। खवियर और इजाबेल अद्भुत हैं, बुद्धिमान, लचीले और अपनी उम्र से परिपक्व। उन्होंने इस पूरे पारिवारिक संकट को इतनी समझदारी से संभाला कि मैं हैरान हूं। यह तुम्हारी शिक्षा का फल है मानुएल। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही है। उनके पिता के निर्णयों के लिए वे दोषी नहीं हैं। डिएगो ने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू चुभ रहे थे। उनके पिता अब भी पोते पोतियों की देखभाल और प्यार कर रहे थे, बावजूद इसके कि वे उनके प्रति सख्त रुख बनाए हुए थे। क्या तुम्हें कभी डिएगो के साथ मेल मिलाप करने का मन नहीं करता? एंटोनियो ने सच्ची जिज्ञासा के साथ पूछा। मानुएल कुछ देर खामोश रहे, तालाब के शांत पानी को देखते हुए। एंटोनियो, 42 साल तक मुझे लगा कि मैं अपने बेटे को जानता हूं,
मुझे लगा कि मैंने एक ऐसा व्यक्ति बनाया है जिसमें मूल्य, सिद्धांत और परिवार के प्रति सम्मान है। क्रिसमस की रात मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह गलत था। लोग बदल सकते हैं मैनुएल, लेकिन सच्चा बदलाव वास्तविक परिणामों की मांग करता है। अगर मैं उसे आसानी से माफ कर दूं, तो वह क्या सीखता है? मेरे पोते क्या उदाहरण पाते हैं कि स्वीकृत व्यवहार क्या है? मैं तुम्हारा दृष्टिकोण समझता हूं, मैनुएल ने उत्तर दिया। यह उसे हमेशा दंडित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि उसने क्या तोड़ा। शायद एक दिन वह सच्चाई में सीखेगा, लेकिन वह दिन अभी नहीं आया है। डिएगो बिना देखे पार्क से चला गया, लेकिन उनके पिता के शब्द कई दिनों तक उनके मन में गूंजते रहे। मैनुएल निर्दयता से कठोर नहीं थे, बल्कि मजबूत शैक्षिक सिद्धांतों के साथ कार्य कर रहे थे। उस रात वित्तीय जिले में ऑफिस की सफाई करते समय डिएगो ने जो सुना, उस पर विचार किया। उनके पिता असली विकास के प्रमाण की तलाश कर रहे थे, केवल निराशापूर्ण माफी या भावनात्मक भीख नहीं। उन्होंने अपने आप से पूछा, क्या मैं वास्तव में विकसित हुआ हूं या सिर्फ अपने पुराने दर्जे को वापस पाने तक जीवित हूं? अगले हफ्तों में डिएगो ने अपनी परिवर्तन प्रक्रिया का ईमानदारी से मूल्यांकन किया। क्या वह सच्ची विनम्रता सीख रहे थे या केवल तूफान के शांत होने का इंतजार कर रहे थे? जवाब ने उन्हें असहज कर दिया। उनके भीतर का एक हिस्सा अभी भी चुपके से उम्मीद कर रहा था कि उनके पिता झुकेंगे और उन्हें माफ करेंगे, उन्हें उनके पुराने जीवन का कोई संस्करण वापस देंगे। लेकिन पार्क में हुई बातचीत ने एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दी। मैनुएल आगे बढ़ चुके थे। वे नहीं चाहते थे कि डिएगो लौटे। उन्होंने उनके बिना एक समृद्ध और संतोषजनक जीवन बना लिया था। अगर भविष्य में कोई मेल मिलाप होना था, तो डिएगो को सच्चा बदलाव दिखाना होगा। केवल अस्थायी परिणाम भुगतने से काम नहीं चलेगा, और इसके लिए अधिक मेहनत और व्यक्तिगत विकास की आवश्यकता होगी, जितनी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। असली सवाल अब यह नहीं था कि उनके पिता उन्हें कब माफ करेंगे, बल्कि कि वे खुद कब उस माफी के योग्य बनेंगे। यह समझ उनके व्यक्तिगत सुधार की पूरी नई चरण की शुरुआत थी। दिसंबर फिर से मैड्रिड आया, अपनी ठंड और क्रिसमस की रोशनी के साथ, याद दिलाते हुए कि ठीक 1 साल पहले डिएगो की जिंदगी तबाह हुई थी। अपनी रात की सफाई की ड्यूटी खत्म करने के बाद वे रोशन सड़कों पर टहल रहे थे और सजावट वाले दुकानों के सामने रुकते, जो खुशी भरे पारिवारिक दृश्यों के साथ थे, जो उन्हें दुख के साथ याद दिलाते थे कि उन्होंने क्या खो दिया। बीते 12 महीनों में उनका परिवर्तन पूरी तरह से हो चुका था। अब वह वही अभिमानी और विशेषाधिकार वाला व्यक्ति नहीं थे जिसने अपने पिता को अपमानित किया था। शारीरिक श्रम, आर्थिक कठिनाइयां और मजबूर एकाकीपन ने उन्हें एक पूरी तरह अलग संस्करण में ढाल दिया था। उनके खुरदरे हाथ, साधारण कपड़े और तपता चेहरा मेहनत से सीखी गई विनम्रता की कहानी कहते थे। उनकी सफाई कंपनी की पर्यवेक्षक रेमेडियोस ने उनके विकास को नोट किया और उन्हें नई जिम्मेदारियां दी। डिएगो, मैं चाहती हूं कि तुम टॉरस काई के नए कॉन्ट्रैक्ट की नाइट टीम का समन्वय करो। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा, पूरे साल तुम्हारा काम उत्कृष्ट रहा है और ग्राहक ने विशेष रूप से अनुरोध किया कि तुम्हें उनकी सुविधाओं में नियुक्त किया जाए। मासिक वेतन 18 यूरो बढ़ने से वे कैराबैंचल में अपना खुद का अपार्टमेंट ले सके। यह शानदार नहीं था, लेकिन गरिमा का प्रतीक था। उन्होंने सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा, दीवारों को अपने बच्चों की तस्वीरों से सादगी पूर्वक सजाया और एक साधारण लेकिन वास्तविक घर बनाया। जवियर और इज़ाबेल के साथ साप्ताहिक कॉल उनके जीवन का सबसे मूल्यवान समय बन गए थे। बच्चे बड़े हो चुके थे और उनकी बातचीत में एक भावनात्मक परिपक्वता दिखती थी जो डिएगो को लगातार चकित करती थी। पापा, क्या आप वास्तव में ठीक हैं? इज़ाबेल ने अपनी आखिरी फोन कॉल में पूछा। पापा, आपकी आवाज अलग लग रही है। अधिक शांत, उनकी 13 साल की बेटी ने कहा। शांत? हाँ, यह सच था। पहले हमेशा ऐसा लगता था कि डिएगो कहीं महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। अब वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे वहीं हैं जहां होना चाहिए।
इसाबेल की टिप्पणी ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। दशकों में पहली बार वे लगातार अगली उपलब्धि, पदोन्नति या भौतिक वस्तु के पीछे नहीं भाग रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि कभी दादा मनुएल से बात करोगे? इसाबेल ने पूछा। पता नहीं, डिएगो ने सोच समझकर जवाब दिया। यह उनसे उतना ही संबंधित है जितना मुझसे, लेकिन मैं चाहूंगा कि वे करें। मैं चाहूंगा कि उन्हें पता चले कि मैंने बदल गया हूं, न कि खोई चीजें वापस पाने के लिए, बल्कि यह दिखाने के लिए कि मैंने आखिरकार वे सबक समझ लिए जो वे हमेशा मुझे सिखाना चाहते थे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, जब वे मैड्रिड की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक के कार्यकारी तल की अपनी नियमित सफाई ड्यूटी कर रहे थे, डिएगो उन खिड़कियों के सामने रुके जो शहर का रोशन दृश्य दिखा रही थी। 1 साल पहले उन्होंने विलासिता, पारिवारिक डिनर और अनंत सुविधाओं का आनंद लिया था, लेकिन वे खाली महसूस कर रहे थे, बाहरी स्वीकृति पर निर्भर और असली उद्देश्य से वंचित। अब केवल एक खाली ऑफिस में सुबह 3 बजे एक मामूली वेतन कमा रहे और एक छोटे अपार्टमेंट में रह रहे, उन्हें अपने वर्षों के विशेषाधिकार के दौरान अज्ञात आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। उनके फोन पर जवियर का संदेश आया। पापा, दादा मानुएल ने आज आपके बारे में पूछा। डिएगो का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह पिछले 12 महीनों में पहली बार संकेत था कि उनके पिता ने उनकी मौजूदगी का जिक्र किया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया। क्या पूछा? कि क्या हमें पता है कि आप कैसे हैं? क्या आपके पास काम है और रहने की जगह है? हमने उन्हें बताया कि आप ठीक लग रहे हैं, लेकिन हमें विवरण नहीं मिला क्योंकि आप हमें परेशान नहीं करना चाहते थे। और उनका प्रतिक्रिया कैसी थी? वे लंबे समय तक खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, आशा है कि वह वही सीख रहा है जो उसे सीखना चाहिए। डिएगो ने संदेश कई बार पढ़ा। यह न तो माफी थी और न ही वापसी का निमंत्रण, लेकिन पूरी अनदेखी भी नहीं। यह एक सतर्क आशा थी। उस रात ड्यूटी समाप्त करने के बाद वे सैन जेरोनिमो एल रियल चर्च गए, जो क्रिसमस सेवा के लिए खुला था। वे कभी विशेष रूप से धार्मिक नहीं थे, लेकिन पिछले साल की सोच और अकेलापन उन्हें आध्यात्मिकता के करीब ले आया था। वे एक बेंच पर बैठे रोशन वेदी को निहारते हुए और उस दुर्भाग्यपूर्ण क्रिसमस के बाद पहली बार वास्तविक आभार महसूस किया। उन्होंने अपनी संपत्ति, स्थिति, विवाह या पारिवारिक संबंधों को नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने कुछ पाया जो उन्हें पता नहीं था कि खो गया था। असली आत्मसम्मान। वह आदमी जिसने अपने पिता को अपमानित किया था, भौतिक संपत्ति में समृद्ध था, लेकिन चरित्र में गरीब था। अब रात में कार्यालयों की सफाई करते हुए उन्होंने संपत्ति खो दी, लेकिन व्यक्तिगत गरिमा पाई। सुबह चर्च से बाहर निकलते हुए डिएगो ने एक निर्णय लिया जिसे उन्होंने हफ्तों तक सोचा था। वे सीधे अपने पिता से संपर्क नहीं करेंगे, कानूनी सीमाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन एक पत्र लिखेंगे। यह माफी की मांग या मेल मिलाप की भीख नहीं होगी, बल्कि आभार की अभिव्यक्ति, प्राप्त परिणामों की न्यायिकता की मान्यता और अपने व्यक्तिगत विकास की जानकारी होगी। यह उनकी आंतरिक परिवर्तन को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असली परिपक्वता यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप कौन बनते हैं। पहली बार डिएगो खुद पर गर्व महसूस कर रहे थे। पत्र क्रिसमस के दिन की पहली घंटों में लिखा गया, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया। यह आवेगी नहीं था, यह कई दिनों की सोच, कई ड्राफ्ट और स्वयं के प्रति ईमानदारी के बाद लिखा गया। वे कैराबांचल के अपने छोटे अपार्टमेंट की छोटी मेज पर बैठे, पड़ोस की क्रिसमस की चुप्पी से घिरे, एक सस्ते कॉफी कप और कोने से खरीदा सादा कागज लेकर। प्रिय पापा, उन्होंने शुरू किया और फिर उन शब्दों को रद्द कर दिया। 12 महीनों के बाद मुझे उस पारिवारिक निकटता का कोई अधिकार नहीं है। अंततः उन्होंने लिखा, प्रिय मनुएल, मुझे पता है कि मुझे आपसे बात करने का अधिकार नहीं है और मैं आपके संपर्क न करने के निर्णय का पूरी तरह सम्मान करता हूं। यह पत्र किसी उत्तर या मेल मिलाप की उम्मीद नहीं करता। मुझे बस कुछ बातें व्यक्त करनी है जो मैंने इस साल सीखी हैं, जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। 4 घंटे तक
डिएगो ने अपने दुखों का विवरण नहीं बल्कि अपनी आंतरिक वृद्धि की प्रक्रिया को लिखा। उन्होंने अपनी रात की ड्यूटी को श्रम की गरिमा की शिक्षा के रूप में वर्णित किया, अपने मामूली अपार्टमेंट को आत्मनिर्भरता की सीख के रूप में बताया। 42 वर्षों तक उन्हें लगा कि सब कुछ उन्हें जन्म से मिलना चाहिए क्योंकि वे उनके बेटे हैं। अब उन्हें समझ में आया कि जन्म से कुछ भी नहीं मिलता। सम्मान क्रियाओं से जीता जाता है, उपनाम से नहीं। गरिमा चरित्र से बनती है, बैंक खाते से नहीं। उन्होंने लिखा कि कैसे अपने पिता की एंटोनियो के साथ व्यावसायिक साझेदारी को दूर से देखते हुए उन्हें समझ में आया कि मनुएल ने वह वास्तविक सहयोग पाया जिसे वे कभी पेश नहीं कर सके। एंटोनियो के साथ तुम्हें काम करते देखकर मैंने एक मूलभूत चीज सीखी। तुम्हें एक बेटे के रूप में सीईओ की जरूरत नहीं थी, तुम्हें एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो तुम्हारा सम्मान करे। मैं कभी उस तरह का व्यक्ति नहीं बन सका क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था, बिना कुछ योगदान किए सब कुछ पाने का अधिकार महसूस करता था। पत्र लिखने में सबसे कठिन हिस्सा क्रिसमस की उस रात किए अपने कार्य को पूरी तरह स्वीकार करना था। मेरे व्यवहार के लिए कोई बहाना नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पोते पोतियों के सामने जमीन पर धकेलना मेरे जीवन का सबसे कायर और क्रूर कृत्य था। यह एक गलती नहीं थी बल्कि सामाजिक छवि को तुम्हारी गरिमा से ऊपर रखने का सचेत निर्णय था। यह शुद्ध विश्वासघात था और मुझे मिली परिणामों के योग्य था। डिएगो ने अपने बच्चों के बारे में भी लिखा कि कैसे इन 12 महीनों में उन्होंने अपने साप्ताहिक कॉल्स को किसी भी पूर्व पेशेवर उपलब्धि से अधिक महत्व देना सीखा। जावियर और इजाबेल ने उन्हें 1 साल में अधिक भावनात्मक परिपक्वता सिखाई जितना उन्होंने पूरी बचपन में नहीं सीखा था। दोनों के प्रति उनका प्यार बनाए रखने की क्षमता उनके विनाशकारी व्यवहार के बावजूद उस शिक्षा का प्रतिबिंब थी जो मनुएल ने उन्हें वर्षों तक दी थी, जबकि डिएगो अपने अहंकार में बहुत व्यस्त था। अंत में डिएगो ने भविष्य की ओर बिना भीख मांगे या उम्मीद पैदा किए लिखा। वे माफी नहीं चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि माफी लगातार अच्छे व्यवहार से ही मिलती है, केवल कागज पर शब्दों से नहीं। वे अपने पिता के फैसले को बदलने की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। वे इसे पूरी तरह सम्मान करते थे, समझते थे कि यह न्यायपूर्ण और आवश्यक था। वे लिख रहे थे यह दिखाने के लिए कि वे आखिरकार सच्चा पुरुष बनना सीख रहे हैं। 43 साल की उम्र में वे गर्व महसूस कर रहे थे कि वे क्या बन रहे हैं। ईमानदारी से काम कर रहे, साधारण जीवन जी रहे, अपने बच्चों से सच्चा प्यार कर रहे और अपने चारों ओर के लोगों का गहराई से सम्मान कर रहे थे। पत्र का निष्कर्ष वह हिस्सा था जिसे सुधारने में सबसे अधिक समय लगा। यदि वे कभी फिर से बात न करें तो वे चाहते थे कि मनुएल जाने कि वे अधिक अच्छे इंसान बन गए हैं, परिणामों के कारण नहीं बल्कि उनके बावजूद नहीं। यह किसी भी भौतिक विरासत से अधिक मूल्यवान उपहार था, अपने स्वयं के मूल्य की खोज करने का अवसर, पिता की उपलब्धियों और उदारता से अलग। वे मैनुएल के प्रति आभारी थे कि उन्होंने वह पिता बनने की जरूरत के अनुसार बनकर उन्हें गिरने दिया, इतना मजबूत कि उन्होंने उनके बच्चों को अपनी गलतियों से बचाया और पर्याप्त न्यायपूर्ण कि उन्हें उनके योग्य तरीके से ट्रीट किया। गहरी श्रद्धा और अनंत प्रेम के साथ डिएगो ने पत्र बंद किया। इसे 1 सप्ताह तक हर रात पढ़कर सुनिश्चित किया कि हर शब्द उनकी सच्ची भावनाओं को दर्शाता हो। अंततः 2 जनवरी को उन्होंने इसे प्रमाणित डाक से भेजा। 3 सप्ताह बाद उन्हें जवाब मिला, उनके पिता के परिचित हाथ से लिखा हुआ एक पृष्ठ। डिएगो, मैंने तुम्हारा पत्र प्राप्त किया और कई बार पढ़ा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो और व्यक्ति के रूप में बढ़ रहे हो। यह विकास वही है जो मैं उम्मीद कर रहा था। मैं अभी व्यक्तिगत संबंध फिर से शुरू करने के लिए तैयार नहीं हूं और शायद कभी भी नहीं रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मुझे उस व्यक्ति पर गर्व है जो तुम बनना चुन रहे हो। उसी रास्ते पर चलो, मैनुएल। डिएगो ने उस उत्तर को अपना सबसे मूल्यवान खजाना माना। यह मेल मिलाप नहीं था लेकिन मान्यता थी। यह माफी नहीं थी लेकिन सम्मान था। पहली बार उस क्रिसमस की रात के बाद उन्होंने पूर्ण शांति महसूस की।
उन्होंने सीखा कि कुछ रिश्ते सुधार नहीं सकते, लेकिन व्यक्तिगत विकास हमेशा संभव है। उन्होंने पाया कि सबसे महत्वपूर्ण स्वीकृति स्वयं की है और असली गरिमा सच्चे सिद्धांतों के साथ जीवन जीने से आती है, न कि भौतिक संपत्ति जमा करने से। उनके पिता ने उन्हें उनके कार्यों के परिणामों का सामना करने दिया, जो डिएगो के जीवन का सबसे मूल्यवान सबक था, और अंततः डिएगो ने इसके लिए आभार व्यक्त करना सीख